हाय बच्चों, आज हम लोग किसलय बुक का 7 लेसन पढ़ेंगे। इसका 1 2 3 4 5 6 हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे तो वह भी वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग किसलय बुक का 7 लेसन पढ़ेंगे। इसका नाम और ये क्या है और इसके रचनाकार ये सब जानेंगे और इससे हम क्या सीखते हैं ये भी जानेंगे। तो आप लोग से इतना कहना है कि आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना और ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट सब चीज़ कर देना। आपको इस चैनल पे पूरे बुक का रीडिंग, क्वेश्चन आंसर और MCQ क्वेश्चन और जो बुक का होता है प्रश्न अभ्यास सारे का आंसर टोटली चीज़ मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नेम है किसलय हिंदी बुक 10th क्लास बिहार बोर्ड, यही चैनल नेम है किसलय। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 7 लेसन का नाम है ठेस। ये लेसन नेम ऊपर लिखा है, यहाँ ये लेसन नेम है ठेस। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ठेस क्या है तो ठेस एक कहानी है। और इसका रचनाकार पूछा जाए कि ठेस कहानी का रचनाकार कौन है तो ठेस कहानी का रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। आप लोग ये भी बता देना कि ये जो ठेस कहानी है इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है और ठेस एक कहानी है। कई दफ़े एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि ठेस क्या है तो ठेस एक कहानी है और इसके कवि कौन है, किसके इसके रचनाकार कौन है। तो ये भी आप लोग बता देना कि इसके रचनाकार कवि फणीश्वर नाथ रेणु है जिसके द्वारा ये ठेस कहानी लिखी गई है। अब हम लोग इस कहानी का इंट्रो पढ़ते हैं। लोकमन के मर गए कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। अब जो ये ठेस कहानी है तो ये मिथिलांचल की लोक संस्कृति की प्रभावी वर्णन है। इस कहानी में अगर पूछा जाए कि ठेस कहानी कहाँ की लोक संस्कृति का, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का वर्णन है तो आप लोग बता देना कि ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है। यह कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन कराती है। और जो ये कहानी है ठेस, ये कलाकार जो होता है कलाकार की मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन कराती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, और जो श्रम के प्रति सम्मान की भावना होती है वो भी कहानी में वर्णन किया गया है कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना कैसा होना चाहिए, इसका भी इस कहानी में वर्णन है। रिश्तों की गहराई और मनुष्य की पक्षधरता को समझाने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। और ये जो पाठ है ये रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधारता को समझाने में भी पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। और इस पाठ से जो रिश्ते की गहराई होती है ये भी बहुत आसानी से समझाया गया है इस पाठ में और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है रिश्तों की गहराई को। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये इस कहानी का इंट्रो था यहाँ तक। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि ठेस कहानी में क्या क्या है, अब इसे जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से बिना स्किप
किए। वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, और आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे, और आप समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ईजिली तरीके से लिख पाओगे। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते। आप लोग ये भी याद रखना कि सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है कि सिरचन को लोग क्या समझते थे। तो सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। यहाँ बेगार लिखा है, तो लोग सिरचन को बेगार ही समझते थे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई एक समय था, जबकि उसकी मैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकालकर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन, एक जोड़ी चीक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हंसकर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाई खखोरन के साथ चूरा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाती के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सोधी सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है।
सिरचन जाति का कारीगर है। आप लोग ये भी याद रखना कि सिरचन जो था वो जाति का कारीगर है, मतलब जाति का कारीगर, उसका वो जो कास्ट में वो थे उसी का काम वो करते थे, तो अपने जाति का कारीगर है। तो ये बात याद रखना कि सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से इसकी कुंजी बनाता, फिर कुंचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्यता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुंकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में मलाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। आप लोग ये भी बात याद रखना कि सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। पूछा जाए कि सिरचन को लोग क्या समझते थे तो बता देना कि सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की करी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अधकपाली दर्द से माथा टंटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगी डोर के मेढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी और इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आधा पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। और जो सिरचन होता है वो बात करने में भी कारीगर होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिरचन क्या चीज़ में भी कारीगर थे तो बता देना कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं अम्मा से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है,
बेटियां बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी की सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माने देख, सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, इसलिए मोहर छाप वाली धोती, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। और जो उसकी अम्मी होती है मानू की, तो वो कहती है कि सिरचन इस बार मन लगा के काम करो कि हम असली मोहर छाप वाली धोती देंगे। वो सिरचन से कहते हैं। पान जैसी पतली छड़ी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में छब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नया फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मछली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। और सिरचन कहते हैं कि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। और मछली भाभी का मुंह लटक जाता है। अरे, चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जमाकर जगमगा उठे।
सात रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है। ओठ पर अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास बड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। दौड़कर मैं माँ के पास गया। माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मछली, सिरचन को बुदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता। काकी, सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा। अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ फेंककर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, बेटी माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठखाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। आप लोग ये भी याद रखना कि पान का जो बीड़ा होता है वो मानू दीदी ने सिरचन को देता है। तो अगर पूछे जाए कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया तो बता देना मानू दीदी ने।
सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में डाल लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूमते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। और ये भी बात याद रखना कि जो चाची थी वो सिरचन से कई बातों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। जो चाची थी वो कई कारणों से सिरचन से जली भुनी रहती थी, तो उसे अपना गुस्सा उतारने का यह सबसे अच्छा मौका लगा। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदा पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया बगैर समेट संभालकर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे के न मुंह में लगाम है न आँख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी जी, छोटा मत कर। मानू मेले से खरीदकर भेज दूंगी। मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मेरी बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ।
बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतलपाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतलपाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदम होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के स्वर्ग में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतनी ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है सब चीज़। दीदी शीतलपाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। आप लोग ये भी याद रखना कि बंडल को खोलकर किसने देखा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बंडल को खोलकर किसने देखा, तो आप लोग बता देना कि बंडल को खोलकर कवि ने देखा है। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु लिखा है, जिसके द्वारा यह पाठ लिखी गई है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि ठेस कहानी जो है इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। और आगे यहाँ शब्दार्थ है। अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। पतीली, तांबे, पीतल आदि का ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन। पनियाही,
ललचाई, झाल, कटूटा, करवा, चीक, बांस की तिलियों से बनी छीना पर्दा, नैनो, मक्खन, शीतल पाटी, चिकनी और पतली चटाई। शीतल पाटी का मतलब होता है चिकनी और पतली चटाई। यहाँ नीचे प्रश्न अभ्यास है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप लोग वो भी वीडियो देख लेना, जिस वीडियो में हम लोग ठेस जो 7 लेसन है, ये कहानी 7 लेसन ठेस का जो ये प्रश्न अभ्यास है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप लोग वो भी वीडियो देख लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और बाय बाय।